खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सरदार पटेल की याद में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को उनकी 143वीं जयंती पर देश के नाम कर दिया। अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दोगुनी ऊंची आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति 182 मीटर ऊंची है। इस बीच सरदार को अपना बनाकर उनके नाम पर सियासत करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पीएम मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे आरोपों से हैरान है। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों और देश के सपूतों को याद करना, उन्हें इज्जत बख्शना जुर्म है क्या? मोदी ने कहा कि आज सरदार ना होते तो सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता, क्योंकि आजादी के वक्त भारत 550 से ज्यादा रियासतों में बटा था और उनको एक करने का काम सरदार पटेल ने ही किया। कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है कि बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की विचारधारा को सरदार पटेल ने बापू की हत्या का जिम्मेदार माना था कि नहीं। बड़ा सवाल यह है कि पटेल जब किसी एक पार्टी के नहीं पूरे देश के थे तो सरदार पर सियासत कैसी हो रही। आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल सियासी जमातों की सियासी चालबाजियां जारी हैं। इन्हें अवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं, बल्कि जज्बाती इशू उठाकर वो वोटों की सियासत कर रही हैं। अब सियासी जमातों की सियासत का मौजू सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुजस्समा बन चुका है। यूं तो सरदार पटेल के मुजस्समे को इत्तेहाद के मुजस्समे से ताबीर किया जा रहा है, लेकिन सियासी बयानबाजियों के जरिए सरदार पटेल के तारीखी मुजस्समे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी इस मुहिम को राजनीति के चश्मे से देखने का दुस्साहस करते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? बीजेपी के सीनियर लीडर राजकुमार सिंह ने खुले लफ्जों में कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि उसने सिवाय कुंभा परवरी के कुछ और नहीं किया। बीजेपी लीडर का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा सरदार पटेल को नजरअंदाज किया। कांग्रेस के कदावर लीडर पीएल पुनिया ने भी वजीर आजम मोदी पर सख्त तनकीद की। वहीं पीएम मोदी ने भी मुजस्समे के रूनुमाई के मौके पर तकरीर में कांग्रेस पर तंज किया। कांग्रेस तो सरदार पटेल के बारे में बात नहीं करे तो ठीक है। उन्होंने राष्ट्र के निर्माता सरदार पटेल को के कंट्रीब्यूशन को इतिहास में इतना छोटा करने का प्रयास किया ताकि उनके एक परिवार का ही कंट्रीब्यूशन सामने आए। सरदार पटेल की तो चर्चा करते भी नहीं थे वे लोग, अभी वो सरदार पटेल की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, उसका अनावरण हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इस बात की हम सराहना करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी अक्सर करते हैं, दूसरे अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान देशभक्त, देश के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को छोटा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए और ना ही इसमें राजनीति करनी चाहिए। हमने कभी इसको राजनीति से नहीं जोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं वो किसी भी तरह से मर्यादा के अंतर्गत नहीं आता है। बीएसपी की सदर मायावती को मुजस्समा साजी के मामले पर बीजेपी ने तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन अब खुद भी इसी रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है। ये सवाल पूछा जाना गलत नहीं कि जितनी भारी रकम सरदार पटेल के मुजस्समे पर सर्फ कर दी गई, इस रकम से सरदार पटेल के नाम से कोई फलाही स्कीम शुरू की जा सकती थी। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम विलादत के मौके पर इनके नाम पर इस किस्म की सियासत मुल्क के लीडरों को जेब नहीं देती है। देखना है
कि सरदार पटेल के मुजस्समे पर शुरू हुई ये सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सरदार पर सियासत कैसी, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज तरुण चुग साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। पल्लवी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ रामेश्वर पांडे साहब मौजूद हैं, जर्नलिज्म में दशकों का उनका अनुभव है, आज वो अपनी राय इस मुद्दे पर रखेंगे। प्रोफेसर सतीश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरएसएस का आज पक्ष रखेंगे, संघ का पक्ष रखेंगे, आरएसएस के सपोर्टर हैं। थोड़ी देर में दो और खास मेहमान इस डिबेट को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब्बास अली रुश्दी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। और अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर सीपीआई के लेफ्ट पार्टियों का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ होंगे। लेकिन पल्लवी, आज पहला सवाल आपसे। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आज जिस तरह का सम्मान सरदार पटेल को दिया गया, जो इज्जत अफजाई की गई, सरदार पटेल की शख्सियत आप लोगों के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से उस लायक थी या नहीं थी? क्या आप यह बात मानेंगी कि जो इज्जत अफजाई आज दी गई है सरदार पटेल को, वो हक था उनका? देखिए समीर जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और सब दर्शकों को मेरी तरफ से। हमारे देश के जो सबसे मशहूर हिस्टोरियन हैं, जिनका नाम है रामचंद्र गुहा जी, आज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर सरदार पटेल जिंदा होते तो शायद उनको भी अपनी इस तरह से, जिस तरह से उनकी, जिस तरह से आपने कहा कि उनको इज्जत मिली है, शायद वो भी इसको देख के पसंद ना करते, क्योंकि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले और गांधीयन आइडियोलॉजी पे चलने वाले एक वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, पहले होम मिनिस्टर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्पीच में उन्होंने खुद स्वयं कहा था कि भाई मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं वैसे ही रहना चाहूंगा और वैसे ही देश की जनता की सेवा करना चाहूंगा। मुझे तो लोग जबरदस्ती सरदार कहते हैं और मुझे वो कतई पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार आप ओहदे पे पहुंच जाए तो ओहदे से गिरना बनता है, लेकिन एक बार जब आप एक सैनिक की तरह जंग लड़ते रहते हैं मैदान पे, तो कोई आपको उस स्तर से गिरा नहीं सकता। ये उनके स्वयं के शब्द थे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी, ये जो डिवाइड एंड रूल की इनकी जो राजनीति है, ये कब खत्म होगी? इनका राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है। चलिए, आपने हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को बांटा 4.5 साल। आप हिंदू, नहीं पल्लवी, आज की बात कीजिए ना, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए। आपसे आज जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया और जिस तरह से सरकार ने सरदार पटेल की जयंती का जश्न मनाया, आज बात उसकी है। आप कह रही हैं आज जिस तरह से जश्न मनाया गया वो राजनीति का एक नया निचला लेवल दिखाता है। एक मिनट, मेरी बात अगर आप समाप्त होने देते तो आपको पता चलता। मैंने आज के कॉन्टेक्स्ट में ही बात की। अगर मैंने रामचंद्र गुहा जी को कोट किया, आज के कॉन्टेक्स्ट में ही किया। ठीक है, रामचंद्र गुहा ने जो कहा मैंने देखा है वो ट्वीट। बोले हुए आपकी पार्टी की राय में जानना चाह रहा हूं। बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी की सुन लीजिए ना समीर जी, सुन लीजिए, बस थोड़ा 10 सेकंड का वक्त दीजिए। बीजेपी की जहां तक की बात है, इनकी ये जो निचली स्तर की राजनीति है, जहां ये डिवाइड एंड रूल करते हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बांट दिया 4.5 साल में। इन्होंने भारत पाकिस्तान कर करके देश के लोगों को बांट दिया। अब आप बताइए, जो नेशनल लीडर्स हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू का नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, क्या उसको हम कम ठहरा सकते हैं? क्या इंदिरा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति, क्या उसको हम कम ठहरा सकते हैं? ये इसमें ये नेशनल लीडर्स में, जिन्होंने फ्रीडम, जिनकी वजह से हम आज आजाद भारत में बैठे हैं, इन्होंने उनको भी डिवाइड कर दिया है और इस देश की जनता को मजबूर कर दिया है कि वो डिवाइड होकर चुने कि उनका नेशनलिस्ट लीडर कौन रहेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। हर नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए लीडर का एक अपना दर्जा है, अपनी अहमियत है। आप किसी को कम बड़े स्तर पर, यानी आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा सरदार पटेल के लिए, आ गई है जिससे वो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके किरदार के साथ, उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफी हुई? आपको नहीं लगता ये?
देखिए समीर जी, मैं उसी का आपका स्पेसिफिक जवाब दूंगी। एक बहुत पिक्चर आज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे दिखाया गया है कि सरदार पटेल जी बैठे हैं और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए उनके पीछे खड़े हैं। ठीक है, ये तो रूल को, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको डिफाई करते हुए है। आज के टाइम में कोई करके दिखा दे, कोई प्रधानमंत्री किसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होकर दिखा दे, मैं मान जाऊं। मोदी जी इतना करके दिखा दे। तो जब कांग्रेस और वल्लभ भाई पटेल जी ने जब स्वयं कहा है मैं कांग्रेस का सेवक हूं, तो कांग्रेस का उनको कम दर्जा देने का तो सवाल कहीं से उठता ही नहीं। ये तो बीजेपी की राजनीति है जो बांटने पे तली है। जिनको लगता है कि नेहरू गांधी का जो ये जो आज सियासत का आरोप कर रहा है, और इसका पीएम मोदी ने जवाब भी दिया कि जिस तरह से इसको कुछ लोग सियासत से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें बड़ी हैरानी होती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर सरदार पटेल थे तो कांग्रेस के ही बड़े नेता, सारी उम्र वो कांग्रेस में ही रहे, तो ऐसा क्यों आज लग रहा है कि बीजेपी दरअसल सरदार पटेल की पूरी विरासत पर कब्जा करना चाह रही है इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहाने? ऐसा है कि सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के थे, और वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के अंदर फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया, लेकिन उस कांग्रेस के नहीं थे जिसने इसमें देश में इमरजेंसी लगाई। उस कांग्रेस के नहीं थे जिसने इस देश के अंदर देश को तोड़ने का काम किया, जिसने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को एक संस्कृति बना दिया। उस कांग्रेस के नहीं थे जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी ने कहा था विलय कर दीजिए। इसलिए मेरा बहन, मैं पल्लवी जी को सुन रहा था, समीर भाई, उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरियन का नाम लिया। आज सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी लोग कह रहे हैं कि आज 70 साल जिन लोगों ने राज किया, जिसके कारण राज किया, उसको सम्मान नहीं दिया। एक भारत का शिल्पी जिसने, अंग्रेज तो हमें 550 से ज्यादा छोटे टुकड़ों में छोड़ के गए थे, जिसने उन सब टुकड़ों को इकट्ठा किया, इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाया, उसको कांग्रेस ने 1991 तक भारत रत्न नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न मिला उनके जीवन में, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला उनके जीवन में नहीं, प्रधानमंत्री कार्यकाल में, और राजीव गांधी जी गए 1991 में, उनको देना था तो उसी साल पटेल जी को दिया गया। मैं पूछना चाह रहा हूं, वो कह रहे थे कि अगर गांधीयन थे, मैं कहता हूं गांधीयन थे, लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू गांधीयन नहीं थे जिनके नाम पर आज देश की 90 बड़ी स्कीम और स्मारक कांग्रेस पार्टी ने बनाए? इंदिरा गांधी जी जिनको गांधी जी ने नाम दिया, क्या वो गांधीयन नहीं थी? 132 भारत सरकार की स्कीमें, बड़े बड़े नहीं, वो सारी बातें ठीक है तरुण चुग साहब, लेकिन आप भी कर क्या रहे हैं? राजीव गांधी, आप भी तो सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। वो गांधी 209 से ज्यादा पटेल का सम्मान तो तब होगा जब हम उनके विचारों को अपना पाएंगे। आज अगर सरदार पटेल होते तो 3000 करोड़ की अपनी मूर्ति देखकर खुश होते क्या? लेकिन आज ये सवाल है ना, इसका जवाब दीजिए। लोगों के दिलों में है क्या? बोलिए, दोबारा बोलिए, रिपीट। तरुण चुग साहब, सवाल यह है ना कि आप भी तो कर सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स रहे हैं ना। आज अगर सरदार पटेल होते तो क्या अपनी 3000 करोड़ की मूर्ति देखकर खुश होते क्या? सरदार पटेल का मेरे को समीर भाई बताइए जी। नहीं, सब क्यों नहीं। आप देखिए आज पूरे विश्व के अंदर जो चीजें उस देश के लिए महत्वपूर्ण है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में खड़ी है, उसके लिए अमेरिका को गर्व है, और भारत को भी तो अब सरदार पटेल पर गर्व है जिसने इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बताया। और आप इस पर कांग्रेस की बहन पल्लवी इतनी छोटी हरकी बातें कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भगत सिंह का सम्मान करना, पटेल का सम्मान करना, चंद्रशेखर आजाद का सम्मान करना, सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करना, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना, ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि इनका सम्मान नहीं होना चाहिए था? 70 साल आपने इन हीरोज को पर्दे के पीछे रखा और केवल यही बताया कि गांधी और नेहरू वंश नहीं इस देश के अंदर काम किया। और तरुण चुग साहब, देखिए भारत, देखिए मैसेज क्या जा रहा है। जब आप सरदार पटेल की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं। पटेल का नाम लेना गलत है, इसीलिए सेलेक्टिविज्म के आरोप लगते हैं। क्या आप भी सेलेक्टिव हो रहे हैं? 20 सेकंड दीजिए। अगर सबकी बात की जाए, हमारे सारे महापुरुषों को बराबर की वेटेज दी जाए और उनके योगदान को बिना पॉलिटिक्स किए याद किया जाए, तो मुझे लगता है दिक्कत ही नहीं होगी। रुश्दी साहब, क्या आपको लगता है वाकई हमारे
इतिहास में हमने कुछ महापुरुषों के साथ नाइंसाफियां की हैं, कुछ को हम भूल गए, कुछ की कुर्बानियां भूल गए, कुछ को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। क्या वाकई ऐसा हुआ है क्या? समीर भाई, सबसे पहले तो मैं आयरन मैन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये जिनका इस देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था, श्रद्धेय सरदार पटेल को नमन करता हूं। और इंडिया की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहलाती थी, उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं यहां पर ये बात कहना चाहता हूं कि जिस सम्मान की हम बात कर रहे हैं, महापुरुषों का असली सम्मान जो होता है वो उनकी सोच को आगे बढ़ाने से होता है। आपने सरदार पटेल जी के लिए जो भी किया है, हम आपको बधाई देते हैं। सरदार पटेल की आपने मूर्ति का स्थापना किया, हम उसके लिए भी बधाई देते हैं। लेकिन जो उनके सोच का जो बेस था, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि सरदार पटेल जी कहा करते थे कि अगर इस देश के किसानों के आंख में आंसू आता है तो भारतीय लोकतंत्र का खून हो जाता है। और आज जो हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे उसी स्टेट के, और आज भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5000 किसानों ने प्रतीकात्मक तौर पर आज अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया। आपने सम्मान देने की जो बात की है, आपने उस बात को भी सार्वजनिक करना था आज प्रधानमंत्री जी को कि जो हिंदू महासभा और आरएसएस के बारे में सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेटर में लिखा था। वहां के और मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, और पूरा देखिए, आप जब बोल रहे थे तरुण जी, तो मैं नहीं बोल रहा था। आप मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं बीच में बोलने का आदी हूं नहीं, तो मैं एक बात 5000 किसानों ने चूल्हा नहीं जलाया भैया। आप सरदार पटेल में बैठे हो, समाजवादी पार्टी सरदार तो बचा पटेल लो। जी को आप उनके सम्मान में कुछ भी कीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक प्रश्न, आपको तो राम मनोहर लोहिया जी भूल गए, जिन्होंने समाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपको तो राम मनोहर लोहिया जी भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो पूरे देश के हीरो गांव-गांव जाकर के आपके कार्यकर्ताओं ने लोहा इकट्ठा करने का काम किया, के लिए काम करने वाले हीरो, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। आपकी पार्टी का जो आपके कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव-गांव राम मनोहर लोहिया जी को एक-एक करके बोल लीजिए आप लोग, इकट्ठा करने का काम किया था, उसका कुछ हिसाब बताएंगे कि वो लोहा आपने चाइना डायरेक्ट भेजा या उसको यहीं बेचने के बाद आपने उसको लगाया। आप देश को गुमराह न कीजिए। हमें गर्व होता अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर अगर वो इस बात को स्वीकार करते कि महात्मा गांधी लोहा तो यही इकट्ठा हुआ है ना, बाकी सारी चीजें यही है जो कांसे की एक परत चढ़ाई गई है, वो काम बढ़ा हुआ है, बनाने का काम किया। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये बात भी आपको स्वीकार करनी चाहिए खुले मंच से। आज इस देश का किसान 50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, आप सम्मानित नहीं कर सकते। और समीर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय अटल जी आयरन मैन ऑफ बीजेपी कहा करते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी को। बेशक सरदार पटेल बड़े नेता हैं, लेकिन उनमें और आयरन मैन में 3 समानताएं थी। दोनों गुजरात से आते थे, दोनों इस देश के गृह मंत्री रहे, दोनों इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, और दोनों का अपने प्रधानमंत्रियों के साथ मतभेद रहा। लेकिन आज अगर सम्मान देने की बात आई थी तो लाल कृष्ण आडवाणी को आपके मंच पे होना चाहिए था। आप सम्मान नहीं दे रहे हो, आप अपने लगे हुए उन दागों को धोने का प्रयास कर रहे हो जो भारतीय लोकतंत्र में आपके सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है। आडवाणी जी मंच पर नहीं थे, ये दिक्कत है, मूर्ति बनी, ये दिक्कत है। मुझे लगता है ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जैदी साहब, अगर सरदार पटेल को सम्मान मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या? और अल्टीमेटली आप अगर टूरिज्म के लिहाज से देखें और वहां के लोगों को रोजगार मिलने के लिहाज से देखें, इतनी बड़ी चीज जो कि दुनिया में अपने आप में अजूबी है, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति अगर बन रही है, सरदार पटेल को यह सम्मान, ये इज्जत अफजाई दी जा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या? देखिए समीर भाई, आज 2 महापुरुष हैं, हाँ, की डेट है। लोह पुरुष सरदार पटेल का जन्मदिन है, हाँ, और लोह महिला, हाँ, इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस। बिल्कुल बिल्कुल। बड़प्पन बीजेपी का जब हो जाता जब लोग महिला के ऊपर भी कुछ न कुछ 1-2 शब्द प्रधानमंत्री जी कहते या उनकी समाधि पर भी हो आते, तो हम सोचते कि हाँ बहुत ट्वीट किया था उन्होंने, इंदिरा जी ने ट्वीट किया था, बड़प्पन होता अगर वहां तक चले जाते। मसला ये कि सरदार पटेल जी जीते जी तो आरएसएस के मेंबर नहीं बने, घोर विरोधी थे, लेकिन हाँ मरणोपरांत ये भी सरदार जी को भी आरएसएस का मेंबर बनाना चाहते हैं।
सरदार पटेल की स्टेचू का, बुत का सम्मान करना अगर सरदार पटेल का सम्मान है तो ये सम्मान नहीं है, उनके विचारों का सम्मान होना चाहिए। उनके लेटर की एक अंतिम पंक्ति जो मैं अंतिम अब तक हो रहा था, 2014 से पहले विचारों का सम्मान हो रहा था ना सरदार पटेल के। नहीं, सरदार पटेल के वो तो कांग्रेस, देखो सुन लीजिए, कांग्रेस ने अपनी जो उसकी मर्यादाएं थी या जो उनकी जो वो थी संप्रदा थी, या उसकी जो बैकग्राउंड था, उसे सहेज के ही नहीं रखा। और जब आप अपनी किसी चीज को सहेज के नहीं रखेंगे तो दूसरा उसे उठा ले जाएगा, चुराएगा। तो ये तो इनकी कमी रही है। मसला ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे, ये सरदार पटेल को, अंबेडकर जी को और कहने सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करने निकले हैं, समझ गए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भगत सिंह का भी सम्मान करेंगे? बात मांग करेंगे आज कांग्रेस अपनी सरकार से कि उसे उन्हें भारत रत्न दिया जाए? ये अशफाकुल्ला का सम्मान करेंगे? ये इब्राहिम बिस्मिल का करेंगे? ये सुरैया तैयब का करेंगे? इन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं है। मसला ये कि सरदार पटेल के विचार ये थे, अंतिम लेटर मेरे पास मौजूद है पूरा लेटर। जी। उन्होंने ये लिखा था कि जो आरएसएस है, हिंदू समर्थक होना ठीक बात है, करें हिंदू आइडियोलॉजी करें, लेकिन हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं की कहना चाहिए वहां जाके बरगराना, हथियारों का संग्रह करना, आतंकवाद को समर्थन करना और फिर सरकार के विलाद विद्रोह करना इनकी कार्य प्रणाली में। कम्युनलिज्म के तो सख्त खिलाफ थे वो। जी, हमने 6 महीने तक प्रतीक्षा की कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुधरे और अपनी गतिविधियों को देश में जारी करे हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। और सतीश कुमार, ठीक है जदी साहब, इनसे सतीश कुमार आरएसएस का पक्ष रखने के लिए सुन तो लीजिए। देश की राजनीति के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सतीश जी, आज बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया, वो भी गांधी जी की हत्या के बाद, और ये साबित हुआ कि आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी महात्मा गांधी की हत्या के बाद, और आज वही आरएसएस, वही बीजेपी सरदार पटेल को अपना नेता बता रही। समीर भाई, सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी। समीर भाई, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई, उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, लेकिन पहले ये मालूम है कि गांधी जी की हत्या के बाद तकरीबन 1 महीने भी नहीं गुजरे थे, 1 महीने के भीतर ही गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी लोगों से बातचीत की, हर महकमे से बातचीत की, पूरी लंबी रिपोर्ट तैयार की गई, और लंबी रिपोर्ट के बाद उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नेहरू को, और वो लंबे पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कोने से आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व नहीं है। बाद वाले लेटर का जिक्र कर रहे हैं जी, जब वो जांच के बाद, जांच के बाद और उसके बाद बैन लगा चुके थे, लेकिन उस लास्ट लेटर में भी ये बात साबित हुई कि आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई थी, मिठाई बांटी। इस बात पर उन्होंने दुख जाहिर किया था, हम इस बात से वाकिफ रखते हैं कि उसके बाद उन्होंने मिठाई बांटने पर उन्होंने दुख, उस लेटर में उस बात की भी चर्चा है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें कही जाती हैं कि सरदार पटेल आरएसएस के विरोधी थे, या बिल्कुल ये अपने आप में गोला बारूद जमा करते हैं भाई साहब, ये देश के पत्र की उनकी गोला बारूद तो विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा थी, वो किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से, लेफ्ट राइट और सेंटर से कहीं से नहीं जुड़े हुए थे। उनका उद्देश्य था देश को मजबूत बनाने का। 1948 में मुस्लिमों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ बातें कही थी। मुझे वो लेटर पढ़ने की इजाजत देंगे? रामेश्वर पांडे दो घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, दे कैन नॉट राइड ऑन द 2 हॉर्सेस। ठीक है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर जो अटैक हुआ था, उन्होंने कहा था कि भारत के तमाम मुस्लिमों जो लीड वर्ग था, उन्होंने इस बात की आलोचना नहीं की थी, और उससे वो बहुत दुखी थे, और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दे कैन नॉट राइड ऑन द 2 हॉर्सेस। तो ये चीजें, ये बातें स्पष्ट हो जाती है, चाहे वो हिंदू महासभा के लिए हो या मुस्लिम महासभा, उनके जेहन में, उनके दिमाग में राष्ट्रीयता भरी हुई थी। इसमें तो कोई शक ही नहीं था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था रामेश्वर पांडे साहब। लेकिन आज की तारीख में जब हम सरदार पटेल की जयंती पर कहीं ना कहीं बहस इस बात की होने लगती है कि सरदार किसके थे, कांग्रेस के थे या बीजेपी अब जो ज्यादा नजदीक दिखने की कोशिश कर रही है उसके थे, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी सरदार पटेल जैसी शख्सियत के साथ, क्योंकि सरदार पटेल तो हम सबके हैं। हाँ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जोड़कर रखना गलत होगा। बिल्कुल। पांडे जी। बेशक। देखिए, अगर
सरदार पटेल को लेके जिस तरह दावेदारी हो रही है, ये सरदार पटेल का भी अपमान है। आज बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि सरदार पटेल, इतिहास के बड़े मोटे मोटे किताबें देखनी पड़ेगी। विवाद चलता है, नेहरू से मतभेद थे नहीं थे, नेहरू, पटेल, गांधी, ये सारे लोग मिलके कश्मीर से लेके ये इतिहासकार बताएंगे सहमत थी। अब आज का वो दिन नहीं है कि आरएसएस के बारे में उन्होंने, ये बड़ी लंबी बहसें हो चुकी। आज मूल बात यह है कि सरदार पटेल को जो सम्मान मिला उसके प्रति हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं इसकी सराहना करता हूं। दिक्कत तब होती है कि क्या सरदार पटेल, जिस तरह यूपी से पता चला कि पटेल पहुंच रहे हैं, वो देश के थे, सबके थे, और कांग्रेस को कोई हक नहीं बनता कि इस पर सवाल उठाए। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन याद है, भीमराव अंबेडकर, इतिहास में महापुरुषों के साथ हम सरदार पटेल की मूर्ति बनने पे या क्योंकि मेरी बात सुन ले, आपत्ति नहीं जता रहे। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्रधानमंत्री उस पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, मैंने पूरी बात सुन लीजिए, कुछ सच बोल रहा है, सुन लो। नहीं, आप सच गलत सुनने की आदत डालो। मत लगाइए। आप मेरी बात, यही तो आदत है, कांग्रेस को आदत ही नहीं है सच सुनने की। अरे सर, मेरी बारी आने दीजिए, आप समीर जी को मेरी तरफ आने दीजिए। आपको मैं अच्छा खासा सच सुनाऊंगी, आपको मैं अच्छा खासा तसल्ली से सच सुनाऊंगी। आप रुकिए। ठीक है, लेकिन आप पल्लवी पांडे जी को तो बोलने दें। आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप चाहे जो बोलें। जी। अगर आप देखें तो इतिहास में मैं वो बड़े बड़े महापुरुष हैं। आज राजेंद्र प्रसाद की क्या हालत है? दिल्ली में संजय गांधी को जो सम्मान मिला है, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पटना में घर तक नहीं पाए। तो कांग्रेस ने जो पाप किए हैं, आप मुझे उत्तेजित न करें जी, कांग्रेस इस बात को महसूस करती है। सरदार पटेल इसके थे। दिक्कत तब होती है कि जब मोदी, जिस तरह सवाल उठना चाहिए कि वो दर्जा जो आज पटेल को मिला है, क्या गांधी को नहीं मिलना चाहिए था? ये कभी नहीं विचार आया। पूरे देश से जब पटेल और एक खास समुदाय के लोग ओन करने लगे तो ये सरदार पटेल की तौहीन है। दिक्कत तब होती है कि एक सही बात है, यानी कहीं ना कहीं नाइंसाफियां हुई हैं सरदार पटेल के किरदार के साथ, जिसका नतीजा आज ये है कि बीजेपी को मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेता को नजरअंदाज करके एक तरीके से। मैं आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया पांडे जी, माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इसी सवाल के साथ हाजिर होंगे कि आखिर सरदार पर सियासत कैसी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए।